सम्राट और विराज दोनों ही अपनी शिक्षा पूरी करके गरुड़ कबीले में आ चुके थे। सब लोग उनके आने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने भीमसेन के पैर छुए। भीमसेन की आंखें तो अपने बच्चों को देखने के लिए तरस गई थीं। उसने दोनों को अपने सीने से लगा लिया। सम्राट और विराज दोनों ही फिर मंदाकिनी के पास गए। मंदाकिनी की आंखों में पानी आ गया था। दोनों ही फिर चंद्रप्रभा से मिले। चंद्रप्रभा सम्राट को देख रही थी। उसे इस वक्त सम्राट में अपना पुत्र नहीं बल्कि विजयगढ़ का राजकुमार नजर आ रहा था। चंद्रप्रभा ने सोच लिया था कि उसके साथ चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन वह अपने पुत्र को उसका हक दिलवाकर रहेगी। सम्राट ने अपनी मां चंद्रप्रभा के पैर छुए। थोड़ी देर बाद चंद्रप्रभा और मंदाकिनी उन दोनों को खाना खिला रहे थे। दोनों ही गुरुकुल की बातें बता रहे थे। सम्राट ने गुरुकुल की सारी बातें बताई, लेकिन राजकुमारी देवयानी के बारे में नहीं बताया और विराज को भी बताने से मना कर दिया। वहीं सम्राट और विराज का दिल गरुड़ कबीले में भी लग नहीं रहा था। रात के समय सम्राट वहां खड़ा था जहां भीमसेन अक्सर खड़े रहते थे। वह शांत पानी को देख रहा था। भीमसेन ने आकर उससे बात की। सम्राट ने बताया कि उसे यहाँ आकर शांति मिलती है। तभी विराज भागता हुआ उनके पास आया और बोला, और मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी यहीं बैठकर शांति मिलेगी। सम्राट ने विराज को देखकर भीमसेन को बोला, आ गया हमारी शांति भंग करने। विराज जल्दी से आकर सम्राट के गले लग गया और बोला, मुझे छोड़कर क्यों आए भाई? सम्राट बोला, छोड़कर नहीं आया, लेकिन तू तो मां से बात करने में बहुत व्यस्त था, इसलिए मैं चुपचाप आ गया। विराज बोला, भैया मुझे अकेला छोड़कर मत आया करो, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। ये बात जब भीमसेन ने सुनी तो उसे थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि वह जानता था सम्राट विजयगढ़ का राजकुमार है। आज नहीं तो कल उसे यहां से जाना ही होगा, और अगर वह चला गया तो फिर विराज उसके बिना कैसे रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अखंड और रणविजय भी विजयगढ़ के महल के दरवाजे पर खड़े हुए थे। नीलकमल उनकी आरती उतार रही थी और नीलकमल के पीछे कलावती खड़ी थी, जिसकी नजरें बस रणविजय पर ही थीं। वहीं अखंड बस अपने पिता और माता को देख रहा था, लेकिन दोनों में से किसी की भी नजर अखंड पर नहीं थी। बचपन से लेकर अब तक उसे न माँ का प्यार मिला और न ही पिता का। उसे बस नीलकमल और सूर्यकांत ही प्यार करते थे, और अखंड इस बात को मान चुका था कि उसके माँ बाप उससे ज्यादा रणविजय को प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों ही महल के अंदर आ गए। कलावती ने रणविजय का हाथ पकड़ा और बोली, चलो रणविजय, मुझे बताओ गुरुकुल में तुमने क्या क्या सीखा, चलो। इतना कहकर कलावती रणविजय को सबके सामने से खींच कर ले गई। सिकंदर भी पीछे पीछे चला गया। वहीं अखंड थोड़ा सा भावुक हो गया, और तभी नीलकमल ने अखंड के गाल पर हाथ लगाकर कहा, क्या हुआ मेरे पुत्र, उदास क्यों हो गया? चलो तुम मुझे बताओ, गुरुकुल में क्या क्या हुआ था? अखंड ने हाँ में गर्दन हिलाई और नीलकमल को गले लगा लिया। वह बचपन से अपने प्रति ऐसा व्यवहार देख रहा था, अब तो उसने शिकायत करनी भी छोड़ दी थी। बस नीलकमल के सहारे ही उसका जीवन कट रहा था। थोड़ी देर बाद वह नीलकमल के कक्ष में बैठा हुआ था और नीलकमल उसे भोजन करा रही थी। नीलकमल बोली, अखंड उदास मत हुआ करो, ऐसा नहीं है मैं तुम्हारा दर्द समझती नहीं हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरा दर्द समझो। तुम्हारी माँ रणविजय को ज्यादा प्रेम करती है और रणविजय मेरे साथ 2 घड़ी भी नहीं बैठता। अब भी आकर अपनी बुआ के पास चला गया। मेरा तुम्हारा दर्द अलग नहीं है। अखंड बोला, मुझे तो कोई शिकायत नहीं है महारानी, आप बताइए, आप भोजन नहीं करेंगी? नीलकमल बोली, नहीं, आज मेरा व्रत है, तुम खा लो। खाना खाने के बाद दोनों ही झरोखे के पास आ गए। महारानी नीलकमल झूले पर बैठी हुई थी और अखंड उसके सामने खड़ा हुआ बातें कर रहा था। ऐसी बातें कर रहा था कि नीलकमल बस हंसे जा रही थी। और तभी कमरे में सूर्यकांत आया। सूर्यकांत ने अखंड और नीलकमल को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह खुद से बोला, काश रणविजय की जगह अखंड मेरा पुत्र होता। इतना सोचकर सूर्यकांत झरोखे के पास आ गया और वह भी वहीं रखे एक सिंहासन पर बैठता हुआ बोला, ऐसा क्या बता रहे हो अखंड अपनी मामी को? जरा हमें भी बताओ, हम भी थोड़ा मुस्कुरा देंगे। अखंड बोला, कुछ नहीं महाराज, बस बता रहा था कि हमने गुरुकुल में क्या क्या काम किया।
आप जानते हैं महाराज, सम्राट और विराज दोनों ही आचार्य के सबसे अच्छे शिष्य हैं। महाराज हैरानी से बोले, लेकिन वह तो गरुड़ कबीले के निवासी हैं, वह तुम्हारे साथ शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकते हैं? अखंड बोला, वह मैं नहीं जानता महाराज, लेकिन वह दोनों बहुत शूरवीर हैं। उनसे बिछड़ते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन अब जब मेरा उनसे मिलने का मन करेगा मैं गरुड़ कबीले में चला जाऊंगा। नीलकमल बोली, जब जाएगा तो मुझे भी लेकर चलना। जब से तू गुरुकुल गया है मैं तो कहीं नहीं गई, इस महल में से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। तू मुझे लेकर चलेगा ना? अखंड बोला, हाँ हाँ मामी, अगर आपने कहा है तो जरूर आपको लेकर चलूंगा। वहीं दूसरी तरफ विजयगढ़ में कलावती रणविजय के पास बैठी हुई थी। तभी सिकंदर कमरे में आया। सिकंदर भी रणविजय के पास बैठ गया। कलावती बोली, और बताओ रणविजय, तुमने वहां क्या क्या सीखा? रणविजय बोला, बुआ सुबह से कितनी बार तो बता चुका हूँ, बार बार एक ही बात पूछती हो। कहकर उसने सिकंदर को देखा और बोला, अब मुझे चलना चाहिए। रणविजय बाहर की तरफ जाने लगा तो सिकंदर बोला, मदिरा पान करने जा रहे हो? ये सुनकर रणविजय रुक गया। उसने पलटकर सिकंदर को देखा और बोला, सेनापति आप भी तो मदिरा पान करते हैं? सिकंदर को गुस्सा आ गया। उसने रणविजय को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हारे पिताश्री को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। तुम भावी राजकुमार हो, तुम्हारे अंदर सिर्फ सद्गुण होने चाहिए, अवगुण नहीं। रणविजय बोला, थोड़ी सी मदिरा पान करने से मैं बुरा नहीं बन जाऊंगा, ये तो राजाओं के शौक हैं जो उसे पूरे करने चाहिए। सिकंदर गुस्से में बोला, यह शौक तब पूरे करना जब सिंहासन पर बैठ जाओ, उससे पहले नहीं। समझते क्यों नहीं? तुम्हारा राज्याभिषेक ऐसे नहीं होगा। प्रतियोगिता होगी और अगर तुम प्रतियोगिता में हार गए तो कभी तुम्हें सिंहासन पर बैठने नहीं दिया जाएगा। रणविजय बोला, मैं प्रतियोगिता जीत जाऊंगा। सिकंदर ने गुस्से में कहा, तुम प्रतियोगिता नहीं जीत सकते। अरे तुम तो अखंड से भी नहीं जीत सकते। मैं अच्छे से जानता हूं तुमने वहां कितनी अच्छी शिक्षा ग्रहण की है। इतना कहकर उसने कलावती को देखा और बोला, तुम्हारा सपना, तुम्हारा त्याग, सब कुछ यह लड़का बर्बाद कर देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इसे बस मदिरा पान की आदत नहीं है, बल्कि यह तो जवानी की दहलीज पर पैर रखते ही औरतों का भी शौकीन हो गया है। इसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता। रणविजय बोला, सेनापति सिकंदर, औकात में रहकर बात कीजिए। भावी राजकुमार के सामने खड़े हैं आप। सिकंदर का मन हुआ कि रणविजय के गाल पर खींचकर एक थप्पड़ जड़ दे, लेकिन उसने अपना गुस्सा जैसे तैसे नियंत्रण कर लिया। फिर उसने कलावती को देखकर कहा, जितना समझा सकती हो समझा दो इसे, वरना बात हाथ से निकल जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बहुत जल्द महाराज प्रतियोगिता की घोषणा करेंगे और तुम जानती हो कि प्रतियोगिता में जो जीतता है सिंहासन उसी का होता है। इतना कहकर सिकंदर गुस्से में वहां से चला गया। कलावती ने रणविजय की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और गुस्से में बोली, तुम्हारे माता पिता तुम्हें प्यार नहीं करते, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें सिंहासन पर देखना नहीं चाहती। अगर अखंड को सिंहासन मिल गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैं तुम्हें सिंहासन पर देखना चाहती हूँ और उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। यह विजयगढ़ का सिंहासन है, यहाँ महाराज ऐसे इंसान को नहीं बिठाएंगे जो मदिरा पान करता हो। रणविजय बोला, पिताश्री भी तो मदिरा पान करते थे, मैं कर लूंगा तो क्या हो जाएगा। कलावती को भी अब रणविजय पर गुस्सा आ रहा था। वह बोली, मुझे क्रोधित मत करो रणविजय, बस मैंने कह दिया ना कि तुम मदिरा पान नहीं करोगे जब तक सिंहासन पर न बैठ जाओ, और जब सिंहासन पर बैठ जाओगे तो जो मन में आए वह कर लेना, समझे। रणविजय ने कलावती को नाराज करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वह आंख बंद करके अपनी बुआ से प्रेम करता था। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। वह इस वक्त बहुत गुस्से में था। वह जाकर अपने कमरे में लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। और तभी उसके कमरे में एक घोषणा हुई, राजकुमारी नीलकमल कक्ष में पधार रही है। रणविजय को पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा था। नीलकमल का रात के इस पहर उसके कमरे में आना उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था, लेकिन तब तक नीलकमल उसके कमरे में आ गई। रणविजय ने पलंग से उठने की कोशिश भी नहीं की।
वह ऐसे ही लेटा रहा। नीलकमल आगे आई और रणविजय को देखकर बोली, क्या हुआ रणविजय, स्वास्थ्य ठीक नहीं है? रणविजय बोला, माफ कीजिए, मुझे इस वक्त नींद आ रही है। नीलकमल बोली, जब से आए हो अपनी बुआ के कक्ष में ही हो, एक बार भी मुझसे नहीं मिले। क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ कि तुम अपनी माता से भी नहीं मिल सकते? रणविजय बोला, ऐसी बात नहीं है माता, बस बुआ के पास बैठा था तो थोड़ा थक गया हूँ, सुबह आपसे बात कर लूंगा। नीलकमल आंखों में पानी लिए अपने बेटे को देख रही थी और फिर वहां से चली गई। उसके जाते ही रणविजय ने अपने गुस्से को जैसे तैसे दबा लिया। बहुत रात हो गई, लेकिन रणविजय को नींद नहीं आ रही थी। बिना मदिरा पान के उसे नींद नहीं आती थी। वह गुरुकुल में भी चुपके चुपके मदिरा पान करता था। आखिरकार एक दासी मदिरा लेकर उसके कक्ष में आई। रणविजय ने उस दासी को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह दासी आगे आई, उसने एक गिलास में मदिरा डालकर रणविजय की ओर बढ़ाया। रणविजय ने गिलास ले लिया और दासी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, रत्नावती, तुम ही हो जो मेरे हृदय की बात समझती हो। रत्नावती ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ऐसी बात मत कीजिए, आपके हृदय की बात यह दासी नहीं समझेगी तो कौन समझेगी? रणविजय बोला, मैं अभी महाराज नहीं बना हूं। रत्नावती बोली, लेकिन मैं तो चाहती हूं कि आप जल्द से जल्द महाराज बन जाइए। मेरी नजर में तो आप ही महाराज हैं। कहते हुए उसने थोड़ी और मदिरा रणविजय के गिलास में डाल दी और रणविजय के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। उसने थोड़ी मदिरा पान किया और फिर रत्नावती का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। रत्नावती बोली, ये तो गलत बात है महाराज, हमने थोड़ी सी उंगली क्या दिखाई, आपने तो हाथ ही पकड़ लिया। रणविजय को सत्ता का लालच था, लेकिन वह खुद को सत्ता के लायक बनाने में कोई मेहनत नहीं कर रहा था। उसे तो बस दासी, मदिरा, इन्हीं में वक्त बिताना अच्छा लगता था। वहीं रणविजय को इस बात का विश्वास था कि उसके पिताजी उसके अलावा किसी और राजकुमार को विजयगढ़ का महाराज घोषित नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ गरुड़ कबीले में सम्राट तीर चलाने का अभ्यास कर रहा था, लेकिन जब वह आंखें बंद करता उसे देवयानी दिखाई देती। सम्राट का ध्यान अभ्यास में लग ही नहीं रहा था और तभी पीछे से भीमसेन ने बोला, सम्राट, तुम जानते हो विजयगढ़ में घोषणा हुई है, कल प्रतियोगिता है, जो प्रतियोगिता जीतेगा उसे विजयगढ़ का राजकुमार घोषित किया जाएगा। सम्राट ने हैरानी से भीमसेन को देखा और बोला, मामा, तो यह प्रतियोगिता तो राजकुमारों के लिए होगी ना, हम जैसे गरुड़ कबीले के निवासियों के लिए यह प्रतियोगिता नहीं है। भीमसेन बोला, प्रतियोगिता किसी के लिए भी हो, लेकिन तुम वहां जाकर प्रतियोगिता में शामिल जरूर होंगे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करोगे। बेशक तुम गरुड़ कबीले के निवासी हो, लेकिन तुम्हें कल प्रतियोगिता में शामिल होना ही है। सम्राट को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वह बोला, मामा, ऐसा तो इतिहास में कभी नहीं हुआ कि गरुड़ कबीले का निवासी राजकुमारों की तो प्रतियोगिता में शामिल हो जाए। भीमसेन ने कहा, तो जो अब तक नहीं हुआ वह अब होगा। सम्राट कुछ बोलता उससे पहले ही भीमसेन बोला, इस बारे में मैं और बहस नहीं करना चाहता। जैसा मैंने कहा है तुम वैसा करोगे। प्रतियोगिता में तुम्हें शामिल होना ही है। भीमसेन का यह जोरदार आदेश सम्राट को प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए विवश कर रहा है। क्या भीमसेन सम्राट की असलियत जानते हैं? और सम्राट इस प्रतियोगिता में भाग लेकर क्या सिद्ध करेंगे?